Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement, or you can simply say phrase replacement. All these statements in this topic have been taken from your previous year question papers. और बेटे जो ये टॉपिक होता है इसकी अगर मैं आपको इन ए नटशेल एक बात करूं, ब्रीफ में, कंसाइज फॉर्म में, प्रिसाइजली कोई बात बताना चाहूं, तो ये होता है बेटे आपके जो गोल तक पहुंचने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनमें से एक, जो बेस का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। ऐसा क्यों बेटे? आप एरर डिटेक्शन का टॉपिक करोगे या ब्लैंक्स वाला टॉपिक भी करोगे, वहां तक पहुंचने के लिए इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। वहां आपको पूरा का पूरा दिमाग लड़ाना पड़ता है, ठीक है। आपको एक एक चीज को क्या करना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। जबकि इसके अंदर क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड या एक फ्रेज हाईलाइट करके दे दिया जाता है। अगर वो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, और अगर उसे रिप्लेस करना है तो बाकी के 3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से चयन करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक तरीके से स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है। लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स सारे आते हैं, जितने भी ग्रामर के इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वॉइस आ जाए, नरेशन आ जाए, कंकर्ड यानी एग्रीमेंट आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरीज वगैरह आ जाती हैं, क्लॉजेज आ जाते हैं, सारी चीज़ों का निचोड़ इसके अंदर होता है। लेकिन ये क्या करता है, पर्टिकुलरली आपको एक चीज़ पे फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। इसीलिए ये क्या है, बेस है। तो इसको बारीकी से समझेंगे। आइए इसको करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर, अमंग अप्लाइड साइंसेस मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। पहली बात तो पढ़ने का तरीका होता है, उसको इसी प्रकार से टुकड़ों में बांट के पढ़ना चाहिए ताकि गलती को आसानी से पहचान सकें। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ यहाँ हाईलाइटेड पोर्शन पे चले जाते हैं और बेटे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कभी मत करो। और अब करते हैं इसके टुकड़े। सबसे पहले आया अमंग। अमंग हमारा एक प्रेपोजिशन है बेटे। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अप्लाइड, यहाँ पर जो ये अप्लाइड आया है किसके लिए आया, साइंसेस के लिए आया। अप्लाइड का मीनिंग क्या होता है बेटे, अप्लाइड का मीनिंग होता है बेटे यूज्ड इन अ प्रैक्टिकल वे, नॉट थियोरेटिकल, स्पेशली ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जब कभी भी किसी चीज़ की स्टडी करनी होती है उसमें प्रैक्टिकली लेकर चलना बजाय किसके, थियोरेटिकली लेकर चलने के, उसे क्या कहते हैं, अप्लाइड। अमंग अप्लाइड साइंसेज, जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल साइंसेज हैं, विज्ञान हैं, उनमें मेडिसिन हमारा क्या बन गया बेटे, सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि यहां पर ये तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया हमारी इस प्रेपोजिशन का, ठीक है। मेडिसिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। इज बिल्कुल सही है। वन, अब ये इज क्या है, इज है बेटे स्टैटिक वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अधूरे विधेय की क्रिया। वन क्या बन गया, ये मेडिसिन के लिए ही आया, उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। अब विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है, वन के लिए, और वन किसके लिए आया था, आपके मेडिसिन के लिए। अब मेडिसिन हमारा सिंगुलर है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आगे जो वर्ब दी गई है वो किसके अनुसार आएगी, वो अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार। वन आया तो यहां पर हैव नहीं आएगा, यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, हैज। यहां क्या आ जाएगा, हैज के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। ये थर्ड फॉर्म क्यों आया, क्योंकि बेटे परफेक्शन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का, किसके साथ, हैव के किसी रूप के साथ। तो बेटा हैज गिवन हुम मैन वट सम पावर ओवर प्रेपोजिशन है, डेथ इसका ऑब्जेक्ट है, तो एरर बन गया हमारा यहां पर। अब नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड तो हमारा हो नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, इज द वन विच गेव, बेटे यहां पर जो गेव दिया गया है, अगर हम गेव का चयन कर लें तो ये हमें एक्सट्रीम पास्ट की तरफ लेकर जाता है, लेकर गया था, ये दिया गया था हमें, ठीक है। इसने ये चीज़ प्रोवाइड की थी, लेकिन अब हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का।
लेकिन इसने दी हैं, यानी उनका प्रभाव अभी भी है। तो इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आर आ नहीं सकता बेटे। आ कब आता? जब वहां पर प्लूरल होता, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये हमने एलिमिनेट कर दिया। इज वन विच हैज गिवन, हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ये बन गया। अब इससे संबंधित कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, वो भी देख लीजिए बेटा। यहां पर देखेंगे हमारे पास 3 शब्द आते हैं। एक आता है बेटे बिटवीन, बिटवीन। एक आता है बेटे अमंग, और एक आता है हमारे पास यहां पर अमंगस्ट। तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है बेटे बीच में। बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो व्यक्तियों के बीच के लिए, ठीक है। दो के बीच की बात है तो बिटवीन लगाएंगे। और अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं बेटे दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। अमंग का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग करते हैं जब आगे जो नाउन आएगा वो किस साउंड के साथ शुरू होता हो? वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, या उस नाउन को क्वालिफाई करने वाला भी कोई शब्द आया है, वो भी कैसे शुरू होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी व्यंजनात्मक ध्वनि के साथ। ये व्यंजनात्मक ध्वनि कौन सी होती है? क ख ग घ ड़ वाली। और बेटे अगर वो वाउल साउंड से शुरू हुआ है, यानी स्वरात्मक ध्वनि से शुरू हुआ है, तो वहां पर उसका अर्थ है ए आ ई की आवाज देने वाला। तो यहां पर मुख्यतः किसको देखा जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड के को, कॉन्सोनेंट साउंड को। और यहां पर किसको देखा जाता है बेटे? वाउल साउंड को, ठीक है। साउंड देखनी है, वाउल नहीं देखना, हमें साउंड की तरफ चलना है। अब ये दोनों ऐसे यूज किए जाते हैं, लेकिन अमंगस्ट का प्रयोग कई बार कॉन्सोनेंट के साथ भी कर देते हैं, आपका यूजुअली हो जाता है। लेकिन हमें चयन करना हो तो हमें इस बारीकी के साथ चलना पड़ेगा। इस बात की गांठ बांध लीजिए आप। दूसरी बात बेटे, अब यहां पर ये जो विच के बाद बच्चे कहते हैं हैज आया, ठीक है। इस तरीके का कोई और सेंटेंस दीजिए तो मैं आपको खोलकर कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। उसको ध्यान से देखना। यहां एक सेंटेंस लिखा, दीज आर द बुक्स, दीज आर द बुक्स विच वॉज या वर given to me, given to me yesterday। अब बेटा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज देखिए, दीज आर द बुक्स विच, ये विच किसके लिए आया बेटा? बुक्स के लिए। एंड वट वॉज गिवन टू मी यस्टरडे, मुझे क्या दिया गया था कल? उस वट का जवाब कौन देगा? बुक्स। बुक्स प्लूरल हैं तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। और अगर यहां पर दिस इज द बुक होता तो हम क्या लगाते? वॉज। यही वजह है विच के बाद क्या लगाया हमने? हैज। किसके कारण? वन के कारण, ठीक है। एक ऐसा ही मैं और टिपिकल आपको जवाब दे देता हूं जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। यहां पर लिखा, इट इज आई या मी who is am are ready। इतना लिख दिया, आगे की जरूरत नहीं, और लिखना है तो आगे मैंने एलिप्सिस डाल दिए। अब एक चीज देखेंगे, इट इज आई या मी, क्या आएगा? इसको समझो। यहां पर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए बेटे। अब हु आया तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई। अब इसी हु के साथ हम प्रश्न करते हैं, हु इज रेडी, तो आप क्या कहते हो? मी एम रेडी या आई एम रेडी? आप कहते हो आई एम रेडी। तो आई के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, इज कट जाएगा, आर कट जाएगा, ये आ गया। अब बच्चे कहते हैं जी फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर अक्सर देखने को मिलता है इट्स मी। पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ते हो भाई, ठीक है। कॉलेक्टिवल यूसेज में, आम बोलचाल की भाषा में वही प्रयुक्त होता है। अगर इट्स मी आ गया तो क्या आप कहते हैं मी हु एम रेडी?
ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या लगाया हमने, आई का प्रयोग किया। इस बात की गांठ मान लीजिए, आपके लेवल पे इतना ही आता है। अगर मैं पीजीटी इंग्लिश की बात करूं, वहां पर ये मी लगाकर यहां चेंज करेंगे, आगे फिर सब्जेक्ट देंगे, वो दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सेकेंड स्टेटमेंट को और बारीकी से देखिए। आई आस्क्ड राजा दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। अब ये क्या है, ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है बेटे, इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं नीचे लिख रहा हूं इसका डायरेक्ट स्पीच। हमने यहां पर डायरेक्ट स्पीच लिखा, आई सेड टू राजा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, फिर हाउ फार इज योर ऑफिस, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर होम, क्वेश्चन मार्क, कॉमास क्लोज, ये आ जाएगा बेटे आपका। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। अब यहां पर हमारी स्टेटमेंट क्या है, इंटेरोगेटिव है। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। जब कभी भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है, तो जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कंजंक्शंस जो लगेगी आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, वो दैट नहीं लगाई जाती। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे बेटा। और अगर क्वेश्चन वर्ड आया है जैसे यहां पर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आएगा। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब हम इसको किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब दी जाती है किससे, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले, तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां चली जाती है, आपके पीछे की तरफ। जो हेल्पिंग वर्ब है या यहां पर मेन वर्ब स्टैटिक वर्ब है, तो ये उठ के कहां जाएगी, पीछे जाएगी। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। और क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी गई है, तो यहां पर रेस्पेक्टिव पास्ट आएगा, इज एमआर का बन जाएगा वॉज वर। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है, योर हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, राजा। राजा हमारा थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर नंबर है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। तो यहां पर आ जाएगा योर ऑफिस, तो हुज ऑफिस, हिज ऑफिस, फ्रॉम हुज होम, हिज होम, दोनों में हिज लगेगा। अब इसको तोड़ते हैं, आई आस्क्ड राजा, यहां पर क्या लगाया, आई आस्क्ड राजा। अगर यहां पर इंक्वायर्ड शब्द का प्रयोग करना होता तो इंक्वायर्ड के साथ आप क्या लगाते, इंक्वायर्ड के साथ यहां पर ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट दिया गया है। दूसरी बात, यहां पर क्या नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी बताया था, आपका जो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है, तो उस वक्त कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट नहीं लगाया जाता। फिर आ गया हाउ फार। हाउ फार बिल्कुल ठीक है बेटे, हाउ फार। अब जो ये वॉज आया है, इसकी पोजीशन कहां पर है, हिज ऑफिस, इस सब्जेक्ट के बाद। हिज ऑफिस वॉज फ्रॉम हिज होम, बाकी सारा सही है। हमारी गलती एक इसमें है और दूसरा वॉज की पोजीशन को चेंज करना है। अब यहां पर देखते हैं कौन सा, दैट, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, हाउ फार हिज ऑफिस इज नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, तो ये फर्स्ट गया। हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, बेटे ये हो सकता है, नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता। उसके बाद देन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ फार वॉज की पोजीशन यहां फिर से गलत है, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बेटा एक एक चीज के टुकड़े करो, बारीकी से उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, आपने कहा ये इंक्वायर्ड के साथ ऑफ क्यों आया, बेटे अगर पीछे ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो इंक्वायर्ड वर्ब के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आएगा।
दूसरी बात, आप यहां पर वंडर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर वांटेड टू नो भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस, आइदर द बेयर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। बेटे फिर से वही कहूंगा, टुकड़े, और टुकड़े करने के साथ साथ क्या करना है, हमें एक एक ग्रामेटिकल जो भी आपको पॉइंट दिया गया है, इंग्रेडिएंट दिया गया है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहली बात, आइदर किसके लिए आया, द बेयर्स के लिए, और किसके लिए आया, द लॉयन के लिए। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, जहां कहीं भी आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो पेयर आता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इनके साथ हमें किसी वर्ब का प्रयोग करना हो, यानी एग्रीमेंट में, यानी कॉन्कॉर्ड के टॉपिक में दिया गया है, तो वो सब्जेक्ट उठाया जाएगा जो वर्ब के नज़दीक है, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। अब यहां पर नज़दीक क्या आया, लॉयन, लॉयन आया तो हैज़ बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब। हैज़ के साथ इस्केप्ड आया, इस्केप्ड हमारा क्या है बेटे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। पिछले में हमने बात की थी इसकी फर्स्ट सेंटेंस में, तब यही बताया था, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का। हैज एस्केप्ड, एस्केप के साथ फ्रॉम आता है, बिल्कुल ठीक है, कहां से, द जू, यहां तक ये ठीक है। इसके अंदर तो कहीं कोई एरर नजर ही नहीं आया बेटे, बिल्कुल सही है। हैव एस्केप्ड आ नहीं सकता क्योंकि लॉयन क्या है हमारा, सिंगुलर, ये एलिमिनेट हो गया। आर एस्केप्ड, आर तो वैसे ही नहीं आएगा, आर हमारा क्या है, प्लूरल है, ये भी चला गया। नो सब्सटीट्यूशन हो सकता है। और इज एस्केप्ड, इज एस्केप्ड का मतलब है बेटे, अगर रेपिटेशन को बताया जाता कि अक्सर भाग जाता है वाली सेंस आती, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाता, ये सेंस को गलत कर रहा है, हमें इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमारा क्या आ गया, सी ऑप्शन। अब ये बात बन गई। अब मैं कुछ एक बातें बताना चाहूंगा आपको, उन पे गौर करेंगे। पहली बात, BEAR बेयर, यहां पर लिखा बेटा BEAR बेयर, एक होता है बोर, एक होता है बॉर्न, BORN, एक होता है बेटे बेयर, बोर, और यहां पर आता है बॉर्न, BORNE, और एक होता है आपका थर्ड यहां पर बेयर। ठीक है, एक एक चीज को समझना हमारा, हाँ समझने की कोशिश करेंगे। बेटा जब ये बेयर बोला, बेयर बोर बॉर्न, ये बॉर्न किसके लिए आता है, टू डिलीवर अ बेबी, टू प्रोड्यूस अ बेबी, टू गिव बर्थ टू अ बेबी, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, इसका। तो यहां ये जन्म देने के लिए था। आप अक्सर क्या कहते हो, आई वॉज बॉर्न ऑन ट्यूजडे, इस तरीके से बोलते हो। ऑन 15 अगस्त ऐसे बोलते हो, वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो बेटा, इस प्रकार की शैली का। ठीक है, अब दूसरे में जो ये बॉर्न आया है BORNE, ये बॉर्न किसके लिए था, टू टॉलरेट, टू एंड्योर, टू पुट अप विद समथिंग, किसी चीज के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, किसी चीज को बर्दाश्त करना, टू स्टैंड समथिंग, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आया बेयर, बेटे आपका पोलर बेयर होता है, ग्रिजली बेयर होता है, वो किसके लिए आया, भालू के लिए आया। ये हमारा क्या बन गया, पशु बन गया। अब इसके बाद अच्छा, इनका उच्चारण कैसा होता है बेटे, उच्चारण की बात करें तो बेयर लिखा जाता है, ये आपके ऐसे लाइन आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा, और यहां पर ये आर आ जाएगा। ठीक है बेटे, मैं गलत कर गया थोड़ा सा, इसको ध्यान देंगे। इसको लिखा जाएगा ऐसे, बी, और ये आ गया, और बेटे इसके साथ जो उल्टा ई बनाया जाता है वो लगाया जाता है, ये ऐसे, और आर हमारा अंडरस्टूड होता है तो इसको छोड़ दिया जाता है, ये ऐसे। इन तीनों का उच्चारण कैसा हो जाएगा, बेयर हो जाएगा। एक बच्चे कहते हैं जी बियर क्या होता है फिर, ठीक है, एक बियर होता है BEER, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, ये बी और ये ऐसे बना दिया जाएगा, और आर को ब्रैकेट्स में रख लेंगे, ये आ जाएगा, ये क्या है हमारा, बियर। बियर क्या होता है बेटे, जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जो
किससे बनाया जाता है, मॉल्ट आदि से तैयार किया जाता है, बेवरेजेस का पार्ट होता है। बेवरेज किसे कहते हो, एनी ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी के अतिरिक्त कोई भी पेय पदार्थ, उसके लिए यूज करते हो। एक बच्चे ये कहते हैं जी एक और भी होता है, वो होता है BIER, इसका उच्चारण भी यही होता है बेटे। इन तीनों के लिए हमने ऊपर लिखा था, इन दोनों का क्या आ गया, ये आ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको बियर को क्या बोला जाता है, अर्थी, ए फ्रेम ऑन विच द डेड बॉडी और अ कॉफिन इज प्लेस्ड और कैरिड फॉर फ्यूनरल, जनाजे के लिए लेकर जाया जाता है, क्रीमेटोरियम में लेकर जाते हैं या ग्रेवयार्ड या चर्च यार्ड में लेकर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बियर यानी अर्थी। अच्छा, बच्चे कहते हैं जी बायर भी तो होता है। अब एक बार वहां भी चलते हैं। एक होता है BYRE बायर, एक होता है BUYER बायर। जो नीचे वाला बायर है ये क्या बन जाएगा, आपका परचेजर बन जाएगा। परचेजर जो होता है किसी चीज को खरीदने वाला, बेचने वाला है तो सेलर या वेंडर बन जाता है। और BYRE बायर क्या होता है बेटे, काउशेड। काउशेड का मतलब क्या होता है, जिसे आप क्या कह देते हो, गौशाला कह देते हो, उसको क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। ए फार्म बिल्डिंग इन विच cows are kept और buffaloes are kept, you can simply say cattle are kept, उसे क्या कहते हैं, बायर कहते हैं, यानी काउ शेड बोल दिया जाता है। ये था। इसका उच्चारण कैसा होता है वो भी बता देता हूं, यहां आई आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बायर ये ऐसे बन जाएगा, इसमें क्या था, बायर, इसमें ये एक ही मात्रा लगा दी आ, इसमें क्या था, बेयर, एयर, ये ऐसे बनते हैं। ये किस में पूछे जाएंगे, आपके जेबीटी में, आपके बीएड में, और आपका ट्रांसक्रिप्शन आता है LLB के कोर्स में, क्लैट में भी पूछ लिया जाता है। अब क्लैट का चेंज हो चुका है, वहाँ ये कम आता है, लेकिन LLB में ये जरूर पूछे जाते हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें भी, ठीक है। आपके PGT इंग्लिश में आता है, TGT में आता है, CTET में आता है, HTET में आता है, वहाँ पर ये पूछा ही पूछा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ आया था लॉयन। लॉयन क्या होता है, शेर। एक होता है लॉयन, LOIN, लॉयन। इसको कहते हैं लंगोट। बेटे कई बार आपसे कहा जाता है गर्ड अप योर लॉइन्स, इसका मतलब होता है टू गेट रेडी फॉर समथिंग, अपनी कमर कस लेना, लंगोट कस लेना, उसके लिए यूज करते हैं। जगह कम है तो इन बातों को मैं बता नहीं पाऊंगा, फोकस करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ही। Here's to the news tonight at 9 PM। यहीं पे एरर आ गया, एरर आ गया, इसका मतलब हम नो सब्सटीट्यूशन तो ले नहीं सकते। दूसरी बात, यहां पर ये जो एड्रेस किया गया है, किसको एड्रेस किया गया है, सेंटेंस यू को। सेंटेंस का टाइप कौन सा है, यू हमारा क्या है बेटे, यहां पर सब्जेक्ट। यू को एड्रेस किया गया है तो सिंगुलर वर्ब तो नहीं आ सकती, प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब चाहिए तो हमारा हेयर्स तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा नो सब्सटीट्यूशन हो गया। लिसनड आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में बात नहीं की जाती, कारण क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वहां पर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है जो बेस फॉर्म होती है, जो प्लूरल नंबर को दिखाती है, वो वाली आती है। अब या तो आएगा हेयर या आएगा लिसन, यही आएगा। अब दूसरी बात आ जाती है बेटे, आप क्या कहते हो, हियर टू मी या लिसन टू मी, किसका प्रयोग करते हो। जब आप किसी की तरफ पूरी अटेंशन देने की बात करते हो तो लिसन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हेयर भी कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, लिसन। लिसन टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM। आज रात को आपको क्या करना है, समाचार सुनना है। एज कंजंक्शन है बेटे, एज ये कंजंक्शन जो आया है इसके साथ हमने यहां कॉमा मार्क कर दिया, इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। एज देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट, ये आ गया, हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। अब बेटे यहां पर भी उन्हीं छोटी छोटी चीजों को देखिए आप, ठीक है। किन चीजों को देखेंगे, द फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, आपका जितना भी सामान होता है जिसमें बेंच,
टेबल, डेस्क, चेयर, इस प्रकार की सारी चीज़ें आती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? उन्हें आप फर्नीचर कहते हो। फर्नीचर को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जितने भी आपके इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गया, बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, ये सारा का सारा क्या है? आपका फर्नीचर। ये कलेक्टिवली यूज किया गया है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया? इज। बिल्कुल ठीक है। इज के बाद रेडी आ गया, ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आता है? टू इन्फिनेटिव, रेडी टू बी। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, ये बन गया पैसिव वॉइस, रेडी टू बी डिलीवर्ड। इसमें तो कहीं पे कोई एरर आया ही नहीं, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब यहां पर आर नहीं आ सकता, एलिमिनेट हो गया। हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड, ये सेंस ही गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? हैज या तो पोजेशन के लिए आएगा, जैसे ही हैज अ मार्कर, उसके पास एक मार्कर है, ठीक है, और हैज यहां आया तो इसकी वर्ब यहीं पर आनी चाहिए थी, फिर ये गलत हो गया, ठीक है। नो सब्सटीट्यूशन हमारा हो सकता है, आर आ नहीं सकता, पहले भी कट गया था, ये कट गया हमारा। अब हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, ये बना दिया जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं अब जी क्या फर्नीचर को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता? बेटे बिल्कुल बनाया जा सकता है, जब इसके साथ फ्रेज का प्रयोग करेंगे। द आइटम्स ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, पीसीज ऑफ फर्नीचर, ऐसे लगा दिया जाएगा, तब हम इसको प्लूरल में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है बेटे सिक्स्थ सेंटेंस, ठीक है। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, बड़ा लॉजिकल सेंटेंस है बेटे, बारीकी से समझना। एग्जामिनर ने क्वालिटी का कोई सेंटेंस रखा है तो उसकी कैटेगरी में मैं इसी को शामिल करूंगा। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज के लिए बच्चों को तैयार करना। अब ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। अब व्हाट लगाकर हमने प्रश्न पूछा, व्हाट कीप्स देम यानी चिल्ड्रन, व्हाट कीप्स चिल्ड्रन इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस। तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया, व्हाट का जवाब दे रहा है। अब यहां पर प्रिपेयरिंग हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। उन्हें तैयार करना, किनको? बच्चों को तैयार करना, किसके लिए? अनसर्टेनिटीज के लिए। अनसर्टेनिटीज का मतलब जैसे आपकी नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाती है, उनकी बात हो सकती है। तो प्रिपेयरिंग के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया, कीप्स, बिल्कुल ठीक है। देम किसके लिए आया? आपका प्रोनाउन बन गया इसके लिए। इन रेडीनेस, इन हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया? नाउन, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं जी रेडी भी तो लिख सकते थे, कीप्स देम रेडी। रेडी अगर लगा दिया जाता बेटे तो उसे अगर नाउन बनाते हो, रेडी या द रेडीज, अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब होता है मनी दैट यू कैन यूज इमीडिएटली। ये उसके लिए आता है जो फंड्स आपके पास होते हैं, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं तुरंत, उसे क्या कहते हैं? रेडी। वहां नाउन। अब यहां पर या तो एडजेक्टिव बनाओ, कीप देम रेडी टू फेस चैलेंजेस, वो हो सकता था। इन आया तो रेडीनेस ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं क्या यहां कीप्स था बेटे, फिर से वही टुकड़े करने हैं। कीप्स आया है, कीप्स देम फॉर रेडीनेस, फॉर गलत हो गया, इसका मतलब ए हमारा एलिमिनेट हो गया। कीप देम रेडी, अब कीप आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता बेटे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट व्हाट का जवाब दिया इसने, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, कीप तो प्लूरल वर्ब आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। नो इंप्रूवमेंट हमारा हो सकता है, आगे फिर से कीप लिख दिया, ये क्या है? ये हमारा फिर से प्लूरल वर्ब है, हमारा क्या आ जाएगा? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। क्लियर है? गुड। यहां पर अगर थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी जाए, ठीक है, अगर उस छेड़छाड़ की मैं आपसे बात करूं तो यहां चेंजेस आ सकते हैं। कैसे चेंजेस आ सकते हैं? अगर मैं वहां पर कॉमा मार्क कर दूं, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, इसका मतलब यहां पर प्रेपोजिशन का लोप कर दिया, फॉर प्रिपेयरिंग, उन्हें तैयार करने के लिए, ठीक है। आगे मैं इंपेरेटिव सेंटेंस दे सकता था, कीप देम लगा सकता हूं, फिर तो लगाया जा सकता है, अदरवाइज ये क्या है? गलत, ठीक है। समझ में आ गई बात? या फिर मैं इसको चेंज कर दूं, कीप द चिल्ड्रन रेडी, ऐसा लिख सकता हूं मैं, कीप चिल्ड्रन रेडी या कीप चिल्ड्रन इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज, ये कर सकता हूं। ये भी क्या बना दिया? इंपेरेटिव सेंटेंस बना दिया। लेकिन वहां कोमा तो दे ही नहीं रखा, कोमा नहीं दे रखा तो हमारा क्या आ गया? ये बन जाएगा।
द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स। अब बेटे फिर से वही बात आ गई, कौन से वाली? थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था? आपने किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, ये भी वैसा ही आ गया। अब यहां पर इस सेंटेंस का हम क्या करते हैं, एक बार इनडायरेक्ट लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट लिखा जा सकता है हमारा, उसको एक बार देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की बात की गई है। ठीक है, ध्यान देंगे। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, यहीं लिख देता हूं, द टीचर said to the students, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। ठीक है, आगे फॉर फिल आया है, कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं दे रखी, सीधा सीधा आ जाएगा फिल, फिल द फॉर्म, फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। आगे एज इट इज आएगा, पीछे फुल स्टॉप आ जाएगा, कॉमास क्लोज हो जाएंगे, ये बन गया। अब जो ये रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है बेटे, ये कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है टाइप? ठीक है, सेंटेंस की कौन सी टाइप है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। जब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो टू इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहां पर उसने क्या लिखा है, फॉर फिल। फॉर फिल नहीं, या तो होना चाहिए था फॉर फिलिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, जेरेंड आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये हमारा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये गलत हो गया, नो सब्सटीट्यूशन आ नहीं सकता। टू के बाद बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर तो उसने फील्ड लिख रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर के बाद फील्ड आया, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, डी, टू फिल। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, ये बन जाएगा। ठीक है, अगली बात बेटे, एंटर के बाद द क्लासरूम आया, तो बच्चे कहते हैं यहां पर इन या इनटू का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो जब बेटे हम किसकी बात करते हैं, किसी चीज में फिजिकली प्रवेश करने की बात करते हैं, वहां कुछ नहीं आएगा। आई एंटर्ड द हॉल, आई एंटर्ड द ऑडिटोरियम, मैंने प्रवेश किया, ऐसे आ जाएगा। एंटर के साथ इनटू कब आता है, जैसे आप कहते हो एंटर इनटू फोर्स, यानी कम इनटू फोर्स, यानी इंप्लीमेंट करना। या फिर जब आप किसी एग्रीमेंट को, पैक्ट को, ट्रीटी आदि को ज्वाइन करते हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा एरर था, ये भी देख लिया हमने। आगे बेटे, नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स। बेटा हर चीज के टुकड़े, फिर से कह रहा हूं टुकड़े, और कुछ काम नहीं आता। ठीक है, नो वन हमारा क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन के आया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा तो इसका मतलब आर नहीं आ सकता, इज आना चाहिए। इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन तो हो नहीं सकता, डी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नो वन आर्स इज सपोज्ड टू रिएक्ट हो सकता है, नो वन इज सपोज्ड टू रिएक्ट, बेटे ए हमारा आ सकता है। हैज सपोज्ड बेटे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सपोज्ड किसके लिए चाहिए, अलग अंदाज में चाहिए कि उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, हैज तो आ ही नहीं सकता, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की है टू हर, सेंस गलत हो जाएगी। नो वन हैड सपोज्ड, ये जो पास्ट परफेक्ट में जो लिखा जाता है इस तरीके से, इसका प्रयोग बड़े बारीकी के साथ करना चाहिए। जब करना चाहिए जब या तो इसके साथ कोई और क्लाउज दे रखा हो, उपवाक्य दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या फिर ही हैड ऑलरेडी साइंड द पेपर्स, वो पहले ही कर चुका था, यानी बाद वाली घटना अंडरस्टूड है। या कोई एडवर्ब दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट। अदरवाइज अकेले में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कदाचित ना करें आप। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। When I met the couple yesterday, when क्या है बेटे, कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट है, मेट हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म आ गया। क्या, द कपल ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और yesterday क्या है, एडवर्ब। अब यहां when आया तो यहां कॉमा की जगह कई बार बच्चे then लगा देते हैं। जैसे हिंदी में आप कहते हो जब मैंने ये काम किया तो, तब, तो ये तो या तब कब आता है बेटे, आपके
हिंदी के अंदर बोलचाल में। यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं, क्या लगा देंगे, कॉमा। कॉमा ना लगाना हो तो आप ऐसा कीजिए, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले ले जाइए, बाद में ले जाइए, मेन क्लॉज को पहले उठा लाइए, तब भी बात बन जाएगी। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, दैट कंजंक्शन है, द वाइफ हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वॉज मच मोर टॉलर देन हर हस्बैंड। बेटे मच किसके लिए आया वो समझो, मच आया है आपके टॉल के लिए, टॉल किसके लिए आया, वाइफ के लिए, वाइफ के लिए आया तो एडजेक्टिव बन गया वो। टॉलर क्यों आया, क्योंकि आगे देन दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, मोर टॉलर तो नहीं होता, इसका मतलब ये सुपरफ्लुअस हो गया, इसका मतलब है हमें इसको काटना है। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं जी वेरी क्यों नहीं लगाया, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है बेटा, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी वाइज, मच वाइजर, वेरी ऑनेस्ट, मच मोर ऑनेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया। अब बेटे वहां पर क्या आ जाएगा, टॉलर देन हर हस्बैंड। अब सीडीएस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रश्न करता हूं, यहां जो ये हर हस्बैंड आया है बेटा, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब इसकी बात आएगी, पहले हम एरर देख लेते हैं, मोर को काटना है तो उस हिसाब से हमने एलिमिनेट कर दिया, टॉलेस्ट गलत हो गया, टॉल गलत हो गया, नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता, डी आ गया। अब दूसरे प्रश्न की बात आई थी कि ये जो हर हस्बैंड आया ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। एक बात का ध्यान रखेंगे, इसकी तुलना किसके साथ हुई है, इसकी तुलना हुई है वाइफ के साथ, और वाइफ यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ, यहां ये क्या बन गया बेटे, सब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटे। आप बोलचाल में कहते हो ही इज टॉलर देन मी, गलत होता है, ही इज टॉलर देन आई, ये एक्चुअल में होता है। प्रोनाउन के टॉपिक में भी करवाऊंगा और आपके एडजेक्टिव के टॉपिक में भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि क्या देन के साथ यहां हमेशा टॉलर ही आता है, क्या मोर टॉल नहीं होता, मोर टॉल भी होता है। कब होता है, जब हम एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं तो वे दोनों ही गुण बेटे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, और तुलना किससे दिखाई जाती है, मोर से दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राज इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। अब एक चीज देखिए, ये स्ट्रॉन्ग आया, ये टॉल आया, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव डिग्रीज, दोनों ही क्या हैं हमारी पॉजिटिव डिग्रीज। यहां पर देन लगाया गया है। अब बच्चे कहते हैं टॉलर देन क्यों नहीं आया, मोर टॉल तो होता ही नहीं, ये मोर इसके लिए नहीं आया, ये मोर कंपैरिजन को शो कर रहा है देन को, और इन दो गुणों में तुलना थी। अगर मैं लिखता ही इज मोर टॉलर देन शी, अगर ये लिखा गया है तो मोर कट जाएगा, टॉलर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना होती है तो दोनों गुण क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, और तुलना किससे दिखाते हो, मोर से। तो कोई आपसे ये कह दे मोर टॉल होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, ठीक है। कब होता है, इस संदर्भ में होता है। आगे बेटे, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। अब यहां पर भी ये हमारा वॉइस है या नरेशन है। पहली बात, ये वॉइस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर वॉइस होता तो हम लिखते यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, वो नहीं है, इसका मतलब ये नरेशन है। नरेशन में ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसका डायरेक्ट बना लेते हैं एक बार। हमने इसका डायरेक्ट बनाया बेटे, द टीचर सेड द चिल्ड्रन, सेड और सेड के साथ टू लग जाएगा, टू द चिल्ड्रन, सेड टू द चिल्ड्रन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। टू नोट आया है बेटे,
इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या आ जाएगा? डू नॉट यानी डोंट, डू नॉट। डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो नियर द लेक, नियर द लेक, ये बन जाएगा हमारा, ये ऐसे बन गया। अब इसे समझ लीजिए, अब हमने क्या बनाया है, उन्हें शिक्षा दी गई है, तो उसने क्या लगा दिया? एडवाइज्ड, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन। अब जो ये इसको इन्वर्टेड कोमास को खोलना था हमने यहां पर, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, गो हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा? टू नॉट नहीं होता, नॉट को पहले लेकर आएंगे, क्या लिखा जाएगा? नॉट टू, ठीक है। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगा? गो, हमारा ये आना चाहिए। इसका मतलब एलिमिनेट हो गया हमारा नो सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट, तो नो सब्सटीट्यूशन यानी नो इंप्रूवमेंट को हटा दिया हमने। डोंट आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? टू के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, ये डू। नॉट टू गो बेटे हो सकता है, नॉट टू बी गोइंग सेंस गलत कर रहा है, हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अरे वाह इतना ही था। अब अगली क्लास में किसी और एक्सरसाइज के साथ इसी तरीके से पूरी तरह से थॉरली डिस्कस करेंगे हम अगले टॉपिक को, ठीक है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।